चलो आगे बढ़े, डिफिकल्ट वाला देख ले फटाफट। GSTR 3B रेडी। हमने जब भी बोला तब ये बोला 1 में डिटेल्स जाएगा, 3B में क्या होएगा, पेमेंट, करेक्ट, ठीक है। तो पेमेंट्स टू बी मेड वाया फॉर्म 3B बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट फॉर जो भी लिस्ट 1 में था, सेम टू सेम इधर, करेक्ट, ठीक है। अब एक चीज समझना, पेमेंट जब भी आप कर रहे हो तो आउटवर्ड सप्लाईज का भी डिटेल्स डाल रहे हो, ITC का भी डिटेल्स डाल रहे हो, बराबर, तो वो माइनस कर दोगे तो ये सब जाएगा 3B में। ITC का क्रेडिट एक्चुअल में लेना होगा 3B में, पेमेंट करना एक्चुअल में होगा 3B में, समझ में आया? यस। तो रिटर्न्स जो है मंथली जाएंगे और 3B के जो ड्यू डेट रहेगा मंथली का कैसा है, जिन्होंने क्वार्टरली स्कीम के लिए ऑप्ट किया था 1 में, उनको 3B में भी ऑप्शन है क्या, रादर 3B में भी क्वार्टरली ही जाएंगे उन लोग, अगर क्वार्टरली चूज कर लिया है तो। क्या है उसका ड्यू डेट, 22nd ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉर सम स्टेट्स और 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर ऑफ द करंट क्वार्टर के बाद वाला, हाँ सक्सीडिंग क्वार्टर क्या रहेगा 24th। अभी ये याद रखना है कि 22nd किसका है, 24th किसका है, तो हमें पास याद करने की बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करने के चक्कर में पढ़ना मत, ठीक है। तो ये 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, इनका डिवाइड कर दोगे आप तो किसमें क्या लिमिट है, इतना सब मत करो, ठीक है। आर्टिकलशिप में CA बनने के बाद आपको वो स्टेट का लिमिट आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसमें हम माथा नहीं डालेंगे कौन सी स्टेट्स का क्या है, क्लियर है। रिटर्न्स, मंथली रिटर्न का क्या ड्यू डेट है 3B का, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्वार्टरली का 22nd ऑफ नेक्स्ट मंथ आफ्टर द क्वार्टर और 24th, बराबर, लिखते हो, फिर नोट्स लिखेंगे। ये वाला पार्ट क्लियर है। मैंडेटरी रिटर्न क्या इनको भी फाइल करना जरूरी है, निल रिटर्न अगर डेटा नहीं है फिर भी सेम एज 1। 3B cannot be revised, however any errors or omissions in 3B can be rectified till same as GSTR 1. Filing of 3B is possible only after filing of GSTR 1 of the said tax period, क्योंकि 1 का ड्यू डेट 11 तारीख है, 3B का तो 20, 22, 24 है, तो 3B तो बाद में फाइल होता है, करंट पीरियड का 1 पहले फाइल करो, उसके बाद में 3B फाइल करोगे आप, बराबर है ना। तो 1 के बिना 3B फाइल होएगा क्या, ये बोल रहे हैं, नहीं, ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। वही 1 के केस में 3B तो बाद में होता है, तो इसलिए हम पिछले पीरियड का 3B फाइल हुआ है क्या ये चेक करते थे, समझा, पक्का, यस। नेक्स्ट पॉइंट, 3B ऑन विच सेल्फ असेस्ड टैक्स हैज बीन पेड ऑन फुल वाया कैश और क्रेडिट लेजर इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड रिटर्न। इनकम्प्लीट पेमेंट करके आप फाइलिंग कभी नहीं कर सकते हो, आप कभी भी जीरो लाइबिलिटी होएगा तभी ही उसको फाइल कर सकते हो। यू कैन पे द अमाउंट वाया कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, एनीथिंग विल डू, बराबर, समझा, ठीक है, बट इट शुड बी फुल्ली पेड, बराबर, यस। टैक्स पेयर क्या करेगा ना, जब भी ये पूरा फर्निश कर देगा सब कुछ, उसको DSC से फाइल कर देगा, मतलब डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके फाइल कर देगा, या OTP से, EVC मतलब OTP आता है उससे, या OTP से करेगा, ठीक है। इसी के साथ 3B होता है खत्म, ये लिखते हो। 1 में आप टाइम डालें ना तो 3B जल्दी हो जाता है, बहुत पॉइंट सेम है। इसमें QRMP स्कीम अब जो देखेंगे वो इंटरेस्टिंग है। डन, आगे बढ़े। 3B सबको समझा, 1 सबको समझा। 1 का ड्यू डेट 11 और 13, 11th फॉर मंथली रिटर्न्स एंड 13th फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स, और IFF हो तो 13। 3B का ड्यू डेट इज मंथली के लिए 20th, बराबर, क्वार्टरली के लिए आइदर 22nd और 24th, डिपेंड्स ऑन द स्टेट, करेक्ट। QRMP स्कीम क्या होता है, ये तो हुआ फुल फॉर्म, हो गया लिख के, देखे QRMP स्कीम क्या है, स्कीम देखे, जैसे कि आपने बोला QRMP स्कीम इज क्वार्टरली रिटर्न्स एंड मंथली पेमेंट का स्कीम, बराबर, इसका नाम ही कुछ चीजें बता देता है हमको, जैसे कि रिटर्न्स कैसे जाएंगे, क्वार्टरली, क्वार्टरली हम किस में फर्निश कर रहे थे, 3B में, करेक्ट, करेक्ट ना। ड्यू डेट 20 मंथली का था, 24 और 22 क्वार्टरली का था, तो 3B में क्वार्टरली रिटर्न्स जाते हैं,
पर पेमेंट ये बोलता है कि तुम हमको जितना भी तुम्हारा पेमेंट बनता है वो कब करोगे, मंथली, बराबर, पक्का, यस। अब पेमेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो फिक्स सम मेथड और दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। समझ में आया? सिर्फ इतना लिखते हो, बहुत 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 टेक्निकल पार्ट है, पूरा ध्यान सिर्फ इधर रखना। तो हम लोग अभी जो देखने जा रहे हैं वो है मंथली पेमेंट का एक स्कीम जो है फिक्स सम मेथड, बराबर। क्वार्टरली रिटर्न्स, मंथली पेमेंट का एक ओवरव्यू समझा। चलो अब सबका ध्यान सिर्फ सामने, ठीक है। फिक्स सम मेथड में क्या होएगा ना, हम बोलेंगे कि आप क्या करो, सपोज जैन टू मार्च आपका क्वार्टर है, बराबर। तो जैन से लेके मार्च में जितना भी आपने टैक्स कैश पेमेंट किया है, करेक्ट, कुछ अमाउंट आपने आईटीसी से यूज़ करके पे कर दिया रहेगा, बाकी का कैश लेजर से पे किया रहेगा ना। तो जितना भी पेमेंट ये पिछले क्वार्टर में आपने कैश में किया था, करेक्ट, 1 लाख रुपया आपने कैश पेमेंट किया, ठीक है। सीजीएसटी का हम सिर्फ एक ही अमाउंट का देख रहे हैं, सीजीएसटी का, इसका अलग से कैलकुलेट करोगे, आय का अलग से करोगे। तो सीजीएसटी का अगर जैन से लेके मार्च के क्वार्टर में आपने 1 लाख रुपया पे किया रहेगा, तो आप क्या करोगे, जब अप्रैल वाला पार्ट भरते रहोगे ना, यस, अप्रैल का जो पार्ट रहेगा उसमें पिछले क्वार्टर में जो कैश में पे किया था उसका 35% जो है वो गवर्नमेंट को पे करोगे, समझा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स ऑफ अप्रैल पीरियड, समझा। जो भी पिछले क्वार्टर में आपने कैश पेमेंट किया था उसका कितना परसेंट आप पहले मंथ में भरोगे, क्योंकि हमने मंथली पेमेंट बोला है। सिमिलरली मई के लिए भी आप क्या करोगे, सेम 35% ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, जो भी कैश पेमेंट किया इसमें पे करोगे। मतलब इसमें कितना करोगे अप्रैल में, कितना आता है मई में, और मई के बाद जो आपका जून आएगा इसमें तो आपका 3B जाएगा, बराबर। 3B में क्या करोगे, जो एक्चुअल में ये मंथ में सेल्स हुआ है उसको इससे एडजस्ट करोगे, समझा, पक्का। अगर एक्चुअल में सेल्स आपका 3B में हुआ है 1,50,000 का अप्रैल टू जून, ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस जो मंथली पेमेंट्स कर चुके हो अप्रैल में और मई में, कितना किया है उतना माइनस करोगे, और रिमेनिंग अमाउंट कितना है वो गवर्नमेंट को पे करोगे, समझा, पक्का। सबको इधर तक समझा? मतलब हमने बोला आप प्रीवियस क्वार्टर को बेस पकड़ के जितना प्रीवियस क्वार्टर में कैश पेमेंट किया है उसका 35% फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को फर्स्ट मंथ में पे करोगे, सेकेंड मंथ में सेम 35% पे करोगे, थर्ड मंथ में जो नेट बैलेंस है वो सेटल करोगे, समझा। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि थर्ड मंथ में अगर मेरा मतलब ये जो क्वार्टर में असली में सेल्स हुआ है वो मेरा हुआ है 50,000 का, तब क्या, अगर मेरा ये क्वार्टर का एक्चुअल डेटा जो है वो 50,000 है, हमने तो ऑलरेडी 70,000 पे कर दिए कैश लेजर में, बराबर। प्रॉब्लम, तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आपने एक्सेस पे किया है ना कोई दिक्कत नहीं, आपने सिर्फ कैश लेजर में भर के रखा है, रिटर्न फाइलिंग किया है क्या, नहीं, सिर्फ पेमेंट करके रखा है अपने वॉलेट में। आप रिफंड चाहो तो रिफंड ले सकते हो एक्सेस अमाउंट का, या अगले महीने वैसे भी यूज़ आने वाला है तो यूज़ कर लो, वैसे भी चलेगा। यूटिलाइज कितना करोगे आप, बराबर, और जो बैलेंस रहेगा वो आपके कैश लेजर में ही रहेगा 20,000 का, समझ रहे हो, पक्का, सच में, ठीक है। अब इधर 1 लाख है तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर जीरो पेमेंट होता था पिछले क्वार्टर में तो कैश का, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, समझ रहे हो। जीरो का 35% कितना होता है, 0। तो अगर पिछले क्वार्टर में कुछ पे नहीं किया तो हम लोग अभी 0 पे करेंगे और बोलेंगे हमने फिक्स सम मेथड चूज किया था,
समझे? फिक्स सम मेथड में हमको कुछ माथा ही नहीं लगाना है करंट पीरियड में क्या हो रहा है। हम देखेंगे प्रीवियस पीरियड में कैश पेमेंट कितना हुआ है, उसका 35% डायरेक्टली ले लो, अमाउंट है करंट पीरियड में या नहीं है, समझा? पक्का सबको? ठीक है, ये है आपका फिक्स सम मेथड। क्लियर है? एक बार वापस बोलूं, प्रीवियस क्वार्टर में जितना भी कैश पेमेंट होता है आपको करंट क्वार्टर के पहले महीने में कितना भरना रहेगा, उसका 35%। सेकेंड मंथ में भी आपका उसका 35% भरना है, बराबर। और लास्ट जो मंथ रहेगा क्वार्टर का, उसमें तो आप 3B वैसे भी भरने वाले हो, तो असली में जो ये पीरियड में हुआ है वो पूरा हिसाब जाएगा आपका 3B में। गवर्नमेंट बस चाहता है ये जो कैश पेमेंट्स है ना, आप ये पहले से ही करके रख दो, ठीक है? यूज़ हुआ तो यूज़ कर लेना, नहीं हुआ तो पड़ा रहेगा, नहीं तो वापस रिफंड ले लेना। समझ में आया? सिंपल। मुझे एक क्वेश्चन है, अब इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं प्रीवियस क्वार्टर में भी क्वार्टरली रिटर्न कर रही थी। व्हाट इफ प्रीवियस क्वार्टर में मैं मंथली रिटर्न कर रही थी और अभी भी मैं मंथली रिटर्न कर रही हूँ, तो समझे क्वेश्चन? समझे? इधर मैं क्वार्टरली रिटर्न कर रही हूँ क्या? हमने तो अज्यूम किया प्रीवियस क्वार्टर भी मेरा क्वार्टरली रिटर्न था, इसलिए क्वार्टर का 35%। अब मैं बोल रही हूँ पहले तो मैं मंथली रिटर्न्स में थी, अब मैं ऑप्शन चूज कर रही हूँ क्वार्टरली का, तो अब क्या? तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा पिछले महीने का 100% पे कर देंगे, सिंपल। समझा? इसका पर्पस भी यही था ना, 35% मतलब 3 में डिवाइड किया, 33.33 आता है, उन्होंने राउंड अप किया 35। यस, तो हम क्या करेंगे, मंथली में तो और सीधा हो जाएगा, जो भी हमने मार्च में पे किया है वैसा की वैसा अप्रैल में पे करो, वैसा की वैसा मई में पे कर दो। समझा? 50% समझा? यस, ये हो गया आपका फिक्स सम मेथड। अब हम क्या करेंगे ना, इसका एक एग्जाम्पल जो है वो इसमें से देखेंगे। ओपन करो मॉड्यूल में QRMP स्कीम। पेज नंबर 15.49, 4948 ऐसा रहेगा, 4-5 जगह पे दिया है वो अलग अलग, हम लोग एक साथ ही लिख रहे हैं QRMP को। जिसका ओल्ड मॉड्यूल है उनके लिए 4847 कुछ हो सकता है, न्यू मॉड्यूल 15.49 आ गए। क्या पेज नंबर है ओल्ड का? 46। आ गए क्या सब लोग? पक्का पढ़ना स्टार्ट करें, सबका ध्यान इधर है, पक्का? चलो, फिक्स सम मेथड हम देख रहे थे, ऑप्शन फॉर पेइंग टैक्स, फिक्स सम, सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम बोलता है इफ अ टैक्स पेयर चूजेस दिस ऑप्शन, a facility is available on the GST portal for generating an auto-generated or pre-filled challan in form GST PMT 06. The challan amount is calculated by the system which cannot be edited. The amount is equal to 35% of tax paid in cash in the return for preceding quarter where the return was furnished. इसका पहले एग्जाम्पल देखते हैं। In case the return filed on quarterly basis for quarter ending March, मतलब जनवरी टू मार्च का डेटा दिया है, आप कौन सा रिटर्न फाइल कर रहे थे? क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल कर रहे थे, करेक्ट? अब सपोज CGST का अमाउंट कितना था वो क्वार्टर में? 100 रुपीज़। आप अप्रैल में कितना पे करोगे बताना? कितना हुआ अप्रैल में? मई में कितना पे करोगे? 35। ये CGST का अमाउंट बोल रहे हो आप मुझे? अरे SGST में बताना, पिछले महीने का देख के आप अभी का भर रहे हो क्या? IGST का बताना, निकालो कैलसी पे, बताओ ना कितना बराबर। IGST कितना है? 175। सेस देखिए क्या आंसर ये बोलता है, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन ईच ऑफ द मंथ्स, अप्रैल में एंड मई में। अप्रैल में 35, मई में
अपना आंसर मैच किया क्या? यस, ये वाला मैच कर गया। अप्रैल में 35, मई में ईच ऑफ द मंथ्स बोला है, ये भी सही है। 175 आई जीएसटी इधर पे 175, सेस पे कितना है? 17.5, सही है क्या? बराबर, समझा। अभी दूसरा, इन केस द लास्ट रिटर्न वॉज मंथली, बराबर, फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ मार्च, बराबर, तो हम क्या करेंगे? टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन ईच ऑफ द मंथ्स अप्रैल एंड मई। प्रीवियस मंथ में अगर मार्च में 50 है तो अभी कितना पड़ेगा? 50, तो 80, तो अप्रैल में भी मई में भी सेम, ईच ऑफ द मंथ्स बोला है मतलब दोनों का सेम डेटा रहेगा। समझ में आ रहा है ना निखिल? क्या कौन से महीने का 50 था? मतलब एक महीने का, बराबर। हम अप्रैल के लिए सेम भर रहे हैं, मई के लिए सेम भर रहे हैं, 2 महीने हुए ना, पिछले क्वार्टर का, हाँ पिछले मंथ का, हाँ हाँ, इधर भी हम वही कर रहे थे ना, हम 100, पर ये 3 मंथ्स का है ना, 3 महीने का टोटल है। अगर इधर 3 महीने लगाओ आप तो जैन और फेब का भी ऐड होता था ना। नहीं, आप ये समझे क्या जो आपका क्वेश्चन है पहले उसका आंसर क्या समझे? जैन और फेब अगर होता 3 महीने होते, 3 महीने का टोटल अमाउंट है इधर अपने पास। टोटल अमाउंट को अपन एक महीने में कितना पे करना है वो देख रहे हैं। टोटल अमाउंट 100 है, डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है? रिकरिंग, बराबर। तो हम क्या बोल रहे हैं? 35% आप भरो पहले महीने में, क्योंकि हमने 35% एक महीने का निकाला। अब मेरे पास एक महीने का डेटा है एक्चुअल, तो मैं वही महीने का यूज करूँगी। बोलो क्या नहीं समझे? ठीक है, एक बार वापस डिस्कस करें। ठीक है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम है कि समझ में आया सबको? पक्का? ठीक है, एक बार फिर भी सुन लो। ठीक है, हम लोग ने क्यूआरएमपी स्कीम देखा। अभी क्यूआरएमपी स्कीम क्यों आया ना, तो सबसे पहले तो इनको सिर्फ एक ही चीज़ करना था, जो है कैश पेमेंट इकट्ठा पहले। अभी हो सकता है इसमें जो कैश पेमेंट आपने पिछले क्वार्टर में किया है, एक्चुअल में उतना पेमेंट आ भी नहीं रहा है ये क्वार्टर में, या तो उससे ज़्यादा आ रहा है या तो उससे कम आ रहा है, बराबर। पर गवर्नमेंट बोलता है आप क्या करो, पिछले क्वार्टर के बेसिस पे पेमेंट करके रख दो, बराबर, क्योंकि मंथली पेमेंट स्कीम है। फिक्स सम मेथड बोलता है ये कैलकुलेशन होएगा जिसके हिसाब से पेमेंट होएगा। 2 मेथड्स है, जिसमें से फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं क्या? फिक्स सम मेथड। ये फिक्स सम कैसे कैलकुलेट हुआ, तो वो बोलते हैं अगर प्रीवियस पीरियड में आप क्वार्टरली रिटर्न कर रहे थे तो करंट पीरियड में आप क्या करोगे? 35% ऑफ प्रीवियस पीरियड जो है फर्स्ट मंथ में पे कर दोगे, सेकेंड मंथ में भी 35% ऑफ प्रीवियस क्वार्टर पे कर दोगे। मंथली पेमेंट कर रहे हैं ना हम लोग। थर्ड मंथ में एक्चुअल जो सेल्स रहेगा वो हिसाब से आप बैलेंस करोगे, बराबर। वही अगर प्रीवियस पीरियड आपका मंथली रहेगा, इधर आप 3 टुकड़ों का, 3 चीज़ों का एक टुकड़ा ले रहे थे सॉर्ट ऑफ, यस, इधर मंथली में आपके पास एक टुकड़ा अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? 100% सीधा सीधा यही मंथ का भर दोगे। सेकेंड इसमें भी सेम 100% यही मंथ का भर दोगे, समझा? और थर्ड इसमें बैलेंस करोगे, ठीक है, समझा? 100% ले रहे हो, बट एक ही चीज़ का 100% ले रहे हो ना, पूरे का 100% ले रहे हैं क्या? नहीं, पूरे का 35%, मतलब एक मंथ अवेलेबल है तो एक मंथ, समझा? पक्का? यस। तो ये चीज़ जो है, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, समझ में आया क्या? क्यूआरएमपी स्कीम का पहला जो है टेक्निक वो, बराबर। दूसरा वाला बहुत इजी है, दूसरा बोलता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आप लोग खुद से असेस करो वो क्वार्टर के पहले महीने में आपने कितना पेमेंट कैश से करना है, मतलब ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी लेस आईटीसी, जो भी सम रहेगा दैट विल बी द नेट टैक्स पेएबल, समझा? तो अप्रैल महीने का अप्रैल में देखो और खुद से कैश पेमेंट कर दो, सिंपल। दोनों भी मेथड्स अवेलेबल है क्या हमको? हम कोई भी चूज कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस।
अगर आप फिक्स टर्म चूज करते हो तो प्रीवियस क्वार्टर या मंथ के बेसिस पे पेमेंट करोगे। अगर आप सेल्फ असेसमेंट करते हो तो आप सेल्फ असेसमेंट एक्चुअल में करोगे, जिसमें हर महीने का सेल्स माइनस आईटीसी और नेट टैक्स पेबल आप कैश में पे करोगे। समझा? पक्का सबको? 100%? 1% भी डाउट है क्या? पक्का सबको? सच्ची मैं पूछ रही हूँ, लिखते हो? आप लोग ये वाला पार्ट मत लिखो, आपने ये बनाया ना, आप ये लिखो। चलो नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है आपका GSTR 4। पढ़ ले, 4 भी बड़ा है, रेडी हो ना? यस। GSTR 4 किसका है आपने देख चुके हो? क्या बात है, कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या कॉम्पोजिशन स्कीम में भी रिटर्न्स कैसे जाते हैं? हाँ, कॉम्पोजिशन स्कीम में रिटर्न्स कैसे जाते हैं? सानी का एक टपली देना तो उसको, तुम देखे बताओ तो हर्षाली को। दो उसको सर पे एक टपली। कॉम्पोजिशन में रिटर्न्स कैसे जाते हैं? है ना? और पेमेंट, और इसमें रेगुलर में हमने देखा रिटर्न्स जाते हैं मंथली और क्वार्टरली, बट पेमेंट्स तो कैसे जाएंगे? मंथली। समझ में आया डिफरेंस? यस। तो ये जो GSTR 4 है ना, ये कॉम्पोजिशन स्कीम में अंदर बोलता है रेगुलर रिटर्न्स इनके कब जाते हैं? एनुअली। कैसे फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं? एनुअली। अब इसका ड्यू डेट है ना आपके मॉड्यूल में जो है वो ओल्ड है, चेंज हो गया है, अमेंडमेंट हो गया है इसमें, जो है 30 जून फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। पुराना तो आपको वैसे भी याद नहीं होएगा, है ना? तो टेंशन तो है ही नहीं, क्या ही दिक्कत है? ये वाला नहीं देखना है, बस ये समझ लो। आपके लिए ड्यू डेट क्या है? 30 जून फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। बराबर? समझ में आया? यस। तो अगर मैं बोलूँ 1 अप्रैल से लेकर के तो 31 मार्च है, बराबर 24, तो इसका ड्यू डेट क्या रहेगा? ये पीरियड का एनुअल रिटर्न जाता है GSTR 4, इसका ड्यू डेट क्या रहेगा? बोलो ना, नहीं बोला। 30 जून 24, बराबर? सबको समझा? सिंपल, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, हमने बोला कि आप अगर कोई भी चीज़ फाइल करते हो, आपको चेंजेस करने हैं, आप कब तक कर सकते हो? 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। मतलब सारे रिटर्न्स फाइल होने के बाद उनका एनुअल रिटर्न भी जाता है क्या? बराबर? क्या GSTR 4 का फ्रीक्वेंसी रेगुलर वाले का ही एनुअल है? बराबर? बराबर? किसी का मंथ होता है, किसी का क्वार्टर होता है, इसका तो एनुअल पे ही फ्रीक्वेंसी है। इसको भी कुछ करेक्शन करना हो, इसको भी डिटेल समराइज करके देना हो, तो इसका भी एनुअल रिटर्न अलग से रहेगा क्या? ये तो रेगुलर रिटर्न है जो एनुअल है, इसका खुद का एनुअल रिटर्न भी रहेगा, जैसे नॉर्मल बाकी का होता है वैसे। बराबर? तो इसका एनुअल रिटर्न रहेगा फॉर्म GSTR 9A, जिसका ड्यू डेट अगेन 31 दिसंबर रहेगा। ठीक है, इसको अपन वापस थोड़ी देर में देखेंगे, बट ऊपर वाला पार्ट समझा? ठीक है, लिखते हो?
डन। किसका बाकी है? हो गया? उनका कितना तो हाथ ऊपर करो ना। इसका ड्यू डेट के अंदर लिखना, सीधा अमेंडमेंट ही लिखो, पुराना मत लिखो, और अमेंडमेंट लिख देना उस पर। इसका हो जाए एग्जाम्पल भी लिख देना ऊपर का। डन। आगे बढ़े। यस। तो अगला है CMP 08। CMP 08 क्या बोलता है ना, जैसे आप क्वार्टरली रिटर्न्स मंथली पेमेंट्स कर रहे थे, वैसे कॉम्पोजिशन में एनुअल रिटर्न और कैसे पेमेंट्स करोगे, ये हमने ऑलरेडी किस में देखा है, कॉम्पोजिशन में, याद है ना? यस। कौन से फॉर्म में? CMP 08 कब तक फाइल करोगे? 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। लिख दो। CMP 08 लिखा। क्वार्टरली पेमेंट्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम लिखो। Done. 18th of the next month succeeding the quarter. समझ में आया? हमने सबसे पहले GSTR 1 देखा, करेक्ट? GSTR 1 का ड्यू डेट क्या है? मंथली का 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वेरी गुड। और क्वार्टरली का 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर, ओके। इसके बाद में IFF का पहले 2 महीने के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। 3B का ड्यू डेट मंथली के लिए 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 20 तारीख, करेक्ट। क्वार्टरली के लिए 22 या 24, करेक्ट, ठीक है। इसके बाद में GSTR 2B कब रिफ्लेक्ट करता है? 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। इसके बाद में हमने QRMP देखा। QRMP का ड्यू डेट क्या है, नहीं देखा ना पेमेंट का, 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। QRMP स्कीम के आगे लिख देना 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। पहले 2 क्वार्टर्स के मंथ्स के लिए, मतलब पहले क्वार्टर के पहले 2 मंथ्स के लिए, क्वार्टर के पहले 2 मंथ्स के लिए रहेगा ये। थर्ड में तो 3B जा ही रहा है। फिर GSTR 4 का ड्यू डेट क्या है? 13 जून। और GSTR CMP 08 का ड्यू डेट 18th ऑफ द नेक्स्ट। समझा? आगे बढ़े। GSTR 5 अब आपका 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना बस। अच्छा नहीं, इसके नोट्स बाकी है। GSTR 4 चल रहा था हमारा, इसमें भी नील रिटर्न रहा तो मैंडेटरी है क्या? यस। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड बियॉन्ड 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट, तो PO में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। ये इसका नोट नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन में है, बट इससे रिलेटेड था तो हमने इधर लिखा। समझा? लिखते हो?
डन। इसके बाद अगला फॉर्म है GSTR 5, करेक्ट। जिसका हो गया चेक करो मॉड्यूल में कौन सा है 5। NRTP, देखिए GSTR 5 इधर तक हो गया सबका। NRTP के लिए है, NRTP को एनुअल रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। अगला चीज, इसका ड्यू डेट क्या है? मंथली रिटर्न है तो मंथली रिटर्न ही है, NRTP है तो करेक्ट। NRTP नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बाहर से इंडिया में आता है, बिजनेस चलाता है। ITC में थोड़ा सा पैट देखा था। NRTP अगर कुछ भी गुड्स या सर्विसेज लेता है ITC नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स, देखा था ना। तो NRTP आ गया। ये रिटर्न कैसे फाइल करेगा? मंथली, ठीक है। इसको भी टाइम लिमिट होता है 90 डेज रजिस्ट्रेशन का मैक्सिमम, और स्पेसिफाइड पीरियड विच एवर इज लोअर। यस, जैसे CTP चलता है वैसे। कल हम लोग डिटेल में देखेंगे NRTP क्या होता है, CTP क्या होता है। एक बेस समझा अभी के लिए। इनका ड्यू डेट है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज, समझे? ठीक है, मतलब कि अगर मैंने 40 डेज का रजिस्ट्रेशन लिया है एज NRTP, तो मेरे लिए फर्स्ट मंथ का तो हो सकता है पूरा महीना कवर हो जाए, और उसके लिए ड्यू डेट रहेगा 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर इसको नंबर्स में देखें तो अगर मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है अप्रैल के लिए, ठीक है, 1 अप्रैल टू 14 मई, ठीक है, तो क्या होएगा? पहले महीने के लिए इसका ड्यू डेट क्या रहेगा? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब 13th में। बट इधर पे क्या हो रहा है? विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड। वैलिडिटी पीरियड मेरा क्या है? इसके 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। हमने बोला था डेज अगले दिन से काउंट करता है, तो विद इन 7 डेज 21 मई और 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, विच एवर इज अर्लियर। क्या अर्लियर है? समझा? तो मई के लिए ड्यू डेट विल बी दिस एंड अप्रैल के लिए ड्यू डेट विल बी दिस। समझ में आया? यस, गुड मॉर्निंग, जिंदा हो? समझ में आ रहा है? यस, तो लिखो। बिजनेस खत्म हो रहा है, वैलिडिटी पीरियड खत्म हो रहा है, हमने सिर्फ 14 मई तक लिया था।
आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पार्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है GSTR 7 और 8। 6 आपके सिलेबस में नहीं है। 7 TDS ड्यू डेट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 8 TCS का ड्यू डेट सिंपल। इसमें अगर कुछ नील रहा तो पहले ऐसा है, मतलब आपके सिलेबस में अभी तक जो दिया है नील नॉट मैंडेटरी टू फाइल, ठीक है। अभी क्या हो गया है उससे माथा मत लगाना, अपने सिलेबस में जो है हम वही देख रहे हैं। TCS में अगर कुछ चेंजेस रहे, एरर्स रहे तो इन्होंने ड्यू डेट दे रखा है 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। एनुअल रिटर्न इसका 9B में फाइल होता है, बट ये फॉर्म अभी तक प्रैक्टिकली आया ही नहीं है, ठीक है। लिखते हो या नीचे वाला भी समझ रहे हो साथ में लिखोगे? लिख लो फटाफट 7 8 बिना लिखे लिखना। हाँ हाँ, ज़्यादा हो गया यार शायद, पर रिटर्न्स टॉपिक समझा ना, हो जाएगी यार, हो गई ना। 1 का बताओ। IFF 2B 13 में ये भरेगा, 11 से 13 में, 14 को उसको दिखेगा। 3B वेरी गुड। 20 किसके लिए? 20 किसके लिए? क्वार्टरली के लिए, ठीक है। 22 24 उसके बाद में QRMP 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ लिखा है ना, ठीक है। और GSTR 4 किसका था? फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसका, क्या था चेक करो। 30th जून बराबर। CMP 08 सक्सीडिंग क्वार्टर, ठीक है। 4 हुआ, फिर 5 वैलिडिटी पीरियड खत्म होना चाहिए, ठीक है। 6 नहीं हुआ, 7 8 सिंपल डन। सब बताते हो एक बार। 1 का ड्यू डेट मंथली 11th और क्वार्टरली 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर। IFF 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 2B 3B मंथली 20th मंथली के लिए, क्वार्टरली के लिए वेरी गुड। 4 GSTR 4 किसका है? कॉम्पोजिशन, इसके लिए ड्यू डेट है 30th जून ऑफ द आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यस। इसके आगे QRMP का कब होता है पेमेंट का डेट? 25th बराबर, ठीक है। अगला क्या था? CMP 08 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर का, यस। अगला क्या है? 6 है नहीं, 7 8 अच्छा ठीक है, फिर 7 8 पूछा तो बता दो। 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और क्या है ये? अच्छा इसमें नील मैंडेटरी नहीं है, हाँ इधर दिया है 7 8 में लिखा है ना वो चीज़। 5 का क्या है? और 7 डेज फ्रॉम दी एक्सपायरी विच एवर इज अर्लियर, समझा? यस। नेक्स्ट है GSTR 9, ये जाएगा एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मतलब पूरे साल में जो भी आपने किया है पूरा एक साथ कंसोलिडेटेड डेटा जाएगा, बराबर। ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है, बट अदर देन CTP NRTP TDS TCS ISD, बराबर, समझा? इनके लिए GSTR 9 है क्या? नहीं। CTP थोड़े टाइम के लिए आया है, NRTP थोड़े टाइम के लिए आया है, TDS TCS नहीं, ISD और गवर्नमेंट के पास पावर है, समझा? इनका ड्यू डेट इज, ये हमने बहुत जगह देखा, यस। 9A आया कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। आप जो रेगुलर रिटर्न फाइल करते थे उसका फ्रीक्वेंसी तो एनुअल था, बट उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसका पूरा डेटा एक साथ देना है, तो उसका भी एनुअल रिटर्न रहेगा, वो है 9B ड्यू डेट 31 दिसंबर, सेम। 9A करेक्ट। 9B है ECO के लिए जो TCS वाले लोग हैं, बट ये फॉर्म अभी तक प्रैक्टिकली कुछ आया है नहीं, तो उसमें हम माथा नहीं लगा रहे, ऊपर ही लिख दिया हमने नोट, यस। समझ में आया? लिखो, ये देखो इधर एनुअल रिटर्न
किस में जाता है? 9B में. हाउएवर नॉट येट इफेक्टिव. टॉपिक पक्का? ठीक है, 1 मिनट लो, पूरा ओवरव्यू करो खुद से, फिर हम 9C देखेंगे. डन हो गया. GSTR 1 का ड्यू डेट 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. क्वार्टरली है तो 13. 2B का 14 को रिफ्लेक्ट कर लेता है. 3B मंथली है तो 20th. क्वार्टरली है तो वेरी गुड. 3B QRMP 25th बराबर. GSTR 5 NRTP 13th of the next month and 7 days from the expiry. वेरी गुड, समझा. 4 कॉम्पोजिशन का एनुअल रिटर्न जो रेगुलरली जाता है वो 30th जून आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. और अगला CMP 08 उसका 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर. ठीक है. फिर हमने क्या देखा? 7, 8 TDS TCS 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. ठीक है. इसके बाद में हमने 9 देखा एनुअल रिटर्न रेगुलर वालों का, एक्सेप्ट फॉर CTP NRTP TDS TCS ISD वगैरह. इनके लिए 9A फॉर कॉम्पोजिशन का एनुअल. वेरी गुड. इसका ड्यू डेट समझा. अगला क्या देखा? 9B थोड़ा सा ही ऐसे इग्नोर करके देखा हमने. 9B क्या था? ECO का एनुअल रिटर्न बराबर 31 दिसंबर. तीनों का 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट. यस. 9C देखिए. अब 9C is the self-certified reconciliation statement to be filed if turnover is more than 5 crores. मतलब कि आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको 9C फाइल करना पड़ेगा. ये एक रिको स्टेटमेंट है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और आपके 9 फॉर्म GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न का फॉर्म है ना, उसको कंपेयर करके बताती है. कैसे? तो हो सकता है आपके 9 में जो है वो बता रहा है 100 रुपीज़ आपका टर्नओवर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 150 बता रही है. तो ये जो 50 रुपये का डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करेगा. आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे ना,
डिफरेंस को एक्सप्लेन करते थे ना खाली। ये डिफरेंस क्यों आ सकता है, रीज़न नहीं, एरर्स रहे तो 9 में सुधारने हैं आपको एरर्स। 9 फॉर्म इसलिए ही है ना कि पूरे साल में कुछ गलती हुआ है तो सुधार लो 9 में। तो चेंजेस हो जाते हैं, जीएसटी बोलता है इधर पे रिपोर्ट करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलता है उधर रिपोर्ट करो, ठीक है। और नो सप्लाई कुछ देखा था क्या जीएसटी में? वो तो हमने किधर भी नहीं डाला, बराबर। तो नो सप्लाई या ऐसे कुछ आइटम, जैसे मैंने लैंड बेचा, वो मेरा इधर पे नहीं दिख रहा है बट मेरे बुक्स में तो दिखेगा, तो डिफरेंस आएगा। तो मैं वो डिफरेंस को एक्सप्लेन करूँगी 9C के अंदर में कि लैंड के वजह से, मॉनेटरी एक्सचेंज जो फॉरेक्स का डिफरेंस आया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा था उसके वजह से जो डिफरेंसेस आए, ये रिको स्टेटमेंट में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। समझा? क्लियर है? समझ में आया? यस। एनुअल स्टेटमेंट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है ये रिको स्टेटमेंट, बराबर। ये किसको नहीं बनाने का जरूरत है? डिपार्टमेंट ऑफ CGST लोकल अथॉरिटी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय CNAG। बहुत बड़े लोग हैं, अकाउंट्स ही CNAG बना रहा है, तो उनको ये 9C का ज़रूरत नहीं है। इसका ड्यू डेट आपको दिया नहीं है बट ये 9 के साथ में फाइल किया जाता है। ड्यू डेट नहीं दिया है तो हमको पेपर में भी नहीं आएगा, याद करने का भी ज़रूरत नहीं है। समझा? लिखते हो? एक क्यों हंसना जबरदस्ती? किसका किसका बुक खत्म हो गया? ओके, 200 पेजेस का नहीं बनाया था क्या? अच्छा अच्छा, बढ़िया। अच्छा, सही है, कर रहे हो मेहनत। पर इतने से ये समझ में आया ना कि याद होता है, तो बाकी सब्जेक्ट्स का भी लिख के प्रैक्टिस करना, ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाओगे और डेप्थ समझ पाओगे। डन सबका? समझा सबको? आगे बढ़े। नेक्स्ट फॉर्म है फाइनल रिटर्न। फाइनल फॉर्म, फाइनल रिटर्न, GSTR 10 ये बोलता है व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड, आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, क्या आपको ये भी फॉर्म भरना है और एनुअल रिटर्न भी भरना पड़ेगा, क्योंकि साल में आपने ट्रांजैक्शंस तो किए रहेंगे? आंसर इज यस। या और भरना पड़ेगा, आइदर दिस और दिस, क्योंकि फाइनल भर रहे हो तुम। आंसर इज दोनों ही भरना पड़ेगा, बराबर। फाइनल रिटर्न कब आता है? जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है कैंसिल। इसका ड्यू डेट है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ, और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, हमको ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन मिला 4 मई को कि तुम है ना, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है ना 3 दिसंबर से हम रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर रहे हैं, हो सकता है, बराबर। तो इसलिए 3 months तो अपने हो गए रहेंगे, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो इसलिए इन्होंने बोला विच एवर इज लेटर। समझा? तो 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर। समझ में आया? देखते हो? इसके अलावा कल आपने एक चीज़ पढ़ा था, रिवाइज्ड इनवॉइसेस, देखा था ना? उसका ड्यू डेट आपने उसी के साथ देख लिया था कि पिछले महीने के इसमें या पिछले पीरियड में जब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है
इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बीच में जो भी आपने रिवाइज इनवॉइसेस जनरेट किए हैं उसको ग्रांट से 1 महीने के अंदर अंदर विद इन अ मंथ आप फाइल कर दोगे। ये आपने कल ही देख लिया था, तो ये आपका लास्ट फॉर्म है GSTR 10। इधर एग्जाम्पल एक और दिया है, 1 जैन को ऑर्डर आया, 15 मार्च को कैंसिलेशन असली में हुआ, विच एवर इज, तो इधर से 3 मंथ्स देखेंगे। डन। इसके अलावा ये टॉपिक में 2 चीज़ें और है, एक है लेट फीस, दूसरा है GSTP के बारे में। GSTP है ना, क्या है GSTAP है क्या, देखो तो क्या है बुक खत्म होने पे, GST प्रैक्टिशनर्स के बारे में। GSTP बराबर GST प्रैक्टिशनर्स। क्या ये CA के बारे में बात कर रहे हैं? आंसर इज नो, ये GSTP के बारे में बात कर रहे हैं। CA इधर है, GSTP इधर है, ठीक है। GST प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि CA जो GST का प्रैक्टिस कर रहा है। GST प्रैक्टिशनर्स ऐसे लोग होते हैं जो GST पोर्टल पे लोगों का काम करके देते हैं, ठीक है। ये एग्जाम देंगे और उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। एलिजिबल लोग हैं इंडियन सिटीजन, पर्सन विद साउंड माइंड, नॉट एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट और कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, बराबर, ठीक है। और जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो इधर पे प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। उसमें आप कोई भी डिग्री लेते हो तो भी आप इधर आ सकते हो, समझा। या तो ये प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में आओ, बराबर, या तो आप सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर हो, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हो 5 साल के ऊपर, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो, बराबर, या प्रिस्क्राइब्ड में क्या क्या है, इंडियन यूनिवर्सिटी का कोई भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोई भी डिग्री, नोटिफाइड एग्जाम्स की कोई भी डिग्री, सब कुछ ही कवर हो गया। हम ICI ICSI CWM कोई भी एग्ज़ाम पूरी करे है चलेगा, समझा। तो BCom ग्रेजुएट भी क्या GSTP बन के रजिस्टर कर सकता है? यस। जो CAs GST का प्रैक्टिस करते हैं वो अलग हो गए, ये GST प्रैक्टिशनर अलग हो गया। ये चीज़ समझ गया, पक्का, ठीक है। एलिजिबिलिटी तो हमने देख लिया। अब ये क्या काम करते हैं, तो लोगों का रिटर्न फाइलिंग करना, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स, मंथली एनुअल फाइनल रिटर्न, डिपॉजिट अगर कुछ करके देना है, कैश लेजर क्रेडिट लेजर तो वो, उसके बाद में ई-वे बिल बना के दे दो, चालान बना के दे दो, वगैरह वगैरह, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवा के दे दो, सही है। अमेंडमेंट करवा दो रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ करनी है तो, कॉम्पोजिशन से विड्रॉ करके रेगुलर में जाना है, रिफंड का क्लेम फाइल करना है, ये सारा जो पार्ट है ये कौन करता है? GSTP, समझा। अब इनका है ना अलग लॉगिन ID पासवर्ड रहेगा जिससे ये आपके इस पर डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं, बट इनको साइनिंग का अथॉरिटी नहीं रहेगा, ये सिर्फ डिटेल्स अपलोड करेंगे। OTP आपको ही आएगा, डिजिटल सिग्नेचर आप ही डालोगे, आपका ही रहेगा वैसे, समझा। तो अगर कुछ गड़बड़ होता है डिटेल्स में तो उसका जिम्मेदारी की अपना? आंसर इज अपना। साइन कौन कर रहा है? बराबर, काम किसी से भी करवाओ, जिसका साइन है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, समझा। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिसका अटैच हो रहा है, टैक्स पेयर, करेक्ट, ठीक है, समझा। इफ द GSTP इज फाउंड गिल्टी हिज एनरोलमेंट विल बी लाइबल टू बी कैंसिल। इसके अलावा अगर वो कहीं पे गिल्टी दिखा तो उसका एनरोलमेंट हो जाएगा कैंसिल, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ही रहेगा, हाँ, वो चीज़ का वो आप अंदर पढ़ोगे तब आपको मिलेगा। इसका एनरोलमेंट कैसे होता है, तो वो प्रोसेस दिया है, एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होएगा, वो एग्ज़ाम देगा, ठीक है, समझा।
ये हो गया आपका जीएसटीपी के बारे में। डन। अभी आज के लिए हम लोग रिटर्न्स इधर ही स्टॉप करेंगे लेट फीस देखने के बाद, ठीक है। हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि हमने रिटर्न्स बहुत हैवी टॉपिक पढ़ा है। आप लोग घर पे जाके क्या करोगे, इसके क्वेश्चंस 10 मिनट में सॉल्व कर लो, और एग्जामिशन का मैं चैप्टर है ना यूट्यूब पे डालूंगी, उसका 1 घंटे से भी कम का लेक्चर है वो, बट हमने उसका क्लास में पूरा रिवीजन किया नहीं है, तो वो इधर डालने से अच्छा आप घर पे खा पी के फिर देखो और उसमें रिवीजन करो, ठीक है। समझ में आया? बुक खोल के प्रॉपरली बोल बोल के करना, अकेले बैठ जाना और आप भी बोलना, लेक्चर भी प्ले करना, लेट के मत प्ले करना, ठीक है। टेबल चेयर पे बैठो, नहीं तो नीचे बैठ के आराम से लेक्चर चालू करो और बुक खोलते खोलते पेन पेपर हाथ में रख के बोलते जाओ, समझा? ठीक है, लेट फीस देख ले फटाफट। आपने जो जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न देखा ना, जीएसटीआर 10 में फर्स्ट रिटर्न भी जाता है जिसमें हमने बोला रिवाइज रिटर्न का डिटेल्स जाता है। लेट फीस कौन से पेज नंबर पे है? तो 5-8 है क्या न्यू इसमें? जल्दी बोलो। अच्छा, उसके पहले लास्ट में देखो, तो लास्ट में पूरा है क्या न्यू इसमें? हाँ लास्ट में इसका न्यू वाले का पेज नंबर 15.91 न्यू मॉड्यूल। सेवन का लेट फीस दिया है 50 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 2000 रुपीज़, ठीक है बराबर। जीएसटीआर 1 और इसका देखे क्या? जिंदा हो, खड़े हो जाओ। यस, जीएसटीआर 1 एंड और 3B दोनों का है, ठीक है। नील रिटर्न अगर है तो आपको मैंडेटरी था क्या? तो आप नहीं फाइल करते हो तो लेट फीस लगेगा क्या? यस। नील रिटर्न में ₹20 पर डे फॉर CGST प्लस SGST है, बराबर। ये देखो, इधर पे 10 + 10 लिखा है, ठीक है। हम लोग सीधा 20 याद करेंगे, जो भी हम लोग लिमिट्स बोल रहे हैं वो C+S क्यूमुलेटिव लिमिट है, ठीक है। दोनों नंबर याद करने जाओगे कंफ्यूजन होगा, एक ही याद करो, कोई भी डिसाइड करके, समझा? हमने दोनों का डिसाइड किया है, आपको अपना अपना कुछ और लर्न करना रहेगा, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, नील रिटर्न क्या रहेगा? ये लेट फीस 20 रुपीज़ पर डे अगर नहीं फाइल किया तो, मैक्सिमम टर्नओवर अप टू 1.5 CR, तो 50 रुपीज़ पर डे मैक्सिमम, बराबर। अप टू बोल रहे हैं हम लोग, यस, ये पक्का याद हो गया। टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ तक है, 5 पर डे 50 रुपीज़, मैक्सिमम 5,000, समझा? ठीक है। इधर भी कुछ भी टर्नओवर हुआ तो 50 रुपया था क्या पर डे, इधर +5 करोड़ पर डे, फिर भी कितना है? मैक्सिमम डबल, कितना? समझा? तो मेरे को बोलो 1-3B में नील रहे तो लेट फीस कितना है? 20 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 500, बराबर। वापस 20 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 500। इसके बाद में अगर अप टू 1.5 CR टर्नओवर है, पर डे कितना है फिर? 50 रुपया, मैक्सिमम 2000, समझा? यस। 1.5 से ज़्यादा अप टू 5, यस,
50 रुपीज पर डे मैक्सिमम, समझा? अच्छा, अगर 5 करोड़ के ऊपर तो सीधा 50 रुपीज पर डे और डबल कितना 10,000, समझा? ये बिना देखे लिखो, जिसका हो जाएगा बैठ जाना, जिसका हो जाएगा एक बार मुझे बताना फिर बैठना। हाँ, GSTR 1 और 3B का है ये लिमिट्स, मतलब लेट फीस। सबसे पहले तो ये किसका है? करेक्ट लिख के बैठो। करेक्ट लिख के बैठो। वेरी गुड, बैठ जाओ। वेरी बैड नहीं, गुड नहीं, 10,000 है ना, बैठ जाओ। तुमने 200 बोल के 2 लोगों के गलत करवाए। तुमने बोला, पहले गलत बोला था। चालाक इंसान। वेरी गुड। वेरी गुड। डन। वेरी गुड। मुझे कट कर दिया। वेरी गुड। तुम दोनों ने सेम लिखा है क्या? सेम गलती क्यों किया? तो डिस्कस किया। डिस्कस नहीं करना ना, टेस्ट है ना। सही लिखो दोनों और अभी खड़े ही रहो। हाँ, मैंने तो कट कर दिया, उसने बेचारे ने लिखा है। दोनों खड़े रहो। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चले। यस, अगला है GSTR 9 का लेट फीस देखे। अप टू 5 CR रहे तो 50 रुपीज पर डे, C+S, मैक्सिमम 0.04% ऑफ द टर्नओवर। अगर मैं बोलूं मेरा टर्नओवर जो है 1 करोड़ है तो बताना 0.04% मतलब मैक्सिमम कितना रहेगा कैलकुलेट करके। क्या क्या? अरे मैं जान के पूछ रही हूँ। किसका किसका 4,000 आया? किसी का कुछ और आया क्या? पहले क्या आया था निखिल? बराबर 0.04% है। 04 का भी परसेंट करोगे आप। यस, ठीक है। सो पर डे का लिमिट इज 50 रुपीज, मैक्सिमम, समझा? यस, 4,000 आया मैक्सिमम, ठीक है। 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ के ऊपर अप टू 20 CR, 100 रुपीज पर डे मैक्सिमम, 0.04% ऑफ द टर्नओवर। समझ में आया? यस।
अच्छा इधर अभी देखो लिमिट है ना, पर डे का डबल हो रहा है, 50 का 100, 100 का 200, बट मैक्सिमम पहले दो में 0.04% ही है। पर 20 करोड़ के जैसे ही आप ऊपर जाते हो 200 रुपया पर डे, मैक्सिमम 0.5% आ गया, मतलब सीधा आधा % आ गया, बहुत बढ़ गया। गवर्नमेंट बोलता है इतना कमा रहे हो ना, रेट भी अच्छे से दो, फिर लेट फीस का, यस मतलब लेट फीस भी अच्छे से दो। चेक करो एक बार, समझ में आया? बिना देखे लिखो, जिसका हो गया वो मुझे दिखा के घर पे जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।